यह वीडियो है इकोनॉमिक्स का। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक, जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, जो इनका एडिशनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, आपको अच्छे से पता है कि 20 तारीख से क्लास 11th की परीक्षा की डेट आ चुकी है। तो उन बच्चों को यह वीडियो डेडिकेट है जो बच्चे इकोनॉमिक्स का ई तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में स्कोर तो करना है, वो भी अच्छा स्कोर करना है। इससे पहले इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बना था, बट एक्चुअल उस वीडियो को में दिक्कत समस्याएं क्या थी ना, वो वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पर बना था। तो बात सही है, बट कुछ थियोरेटिकल ज्ञान ले लिया जाए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जाए, तो हमको लगा ये बेहतर होगा। तो आज से प्रयास रहेगा कि आपके परीक्षा तक लगातार वीडियो दें और वह चीज पढ़ाएं जो एक्चुअल में एग्जाम में लड़ जाए। 40 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। उस 40 में प्रयास रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से 32 प्लस लगाने। यदि आप प्रॉपरली वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है, कोशिश जरूर रहेगा 32 प्लस आपका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ वीडियो से ही रहेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी वीडियो आपको हम दे रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इस पूरे चीज का यदि नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, और जहां तक हमको पता है कि झारखंड का जो परीक्षा होगा उसमें इंट्रोडक्शन से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला सवाल, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए। देखिए, इस सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस यदि देखा जाए तो आज के दौर में बहुत ज्यादा है। आप पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाना है, अर्थ का कहीं ना कहीं जुगाड़ करना है। तो यदि आपको ये लग रहा है कि यह विषय पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बेनिफिशियल है या नहीं है, तो हमको जहां तक लगता है कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इस विषय को पढ़ करके आप आज के दौर की कंडीशंस को, समस्याओं को समझ सकते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, कंटेंट हमको वैसा ही देना है जो एक्चुअल में एग्जाम में लड़ जाए। समय कम है इसलिए हम खुल करके ओपन होकर के नहीं आ पाएंगे, या बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि कम से कम सपोर्ट करें। आपको ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जो वीडियो हम दे रहे हैं वो एक्चुअल क्या है, कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। इसके बाद हम 12 क्लास का एक प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे वीडियो चैप्टर वाइज, जिसमें पूरा कंटेंट 12 पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना भाषण दिए, बिना कुछ फाजिल का बात किए, कंटेंट पर आते हैं, काम करते हैं। पहला है अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, ये एक्चुअल जो सब्जेक्ट है ना, एकदम युवा सब्जेक्ट है, ठीक है। हालांकि यदि आप देखिएगा ना, तो अर्थशास्त्र नामक एक किताब था जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। चाणक्य कौन? एक महान विद्वान, एक बहुत बड़े ज्ञाता, एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री, एक बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री चाणक्य, जिनके द्वारा एक्चुअल अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, मे भी ये पूछा सकता था। तो अर्थशास्त्र नामक जो किताब था ना, वो वास्तविकता में मौर्य साम्राज्य के बारे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे, कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था कैसा था, आर्यवर्त में शासन व्यवस्था कैसा चल रहा था, इस मुद्दे पर था। वास्तविकता में ना, यह सब्जेक्ट छुपा हुआ था, या बहुत सारे लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत जानकारी नहीं था। वक्त के साथ आज के दौर में यह सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, हर जगह है। आप बैंक में जाओ, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स मिलेगा। आप फाइनेंशियल मार्केट में जाओ, वहां इकोनॉमिक्स मिलेगा। आप मार्केट में जाओ, वहां इकोनॉमिक्स मिलेगा। आपको सामान का परचेज करो, वहां आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो इसका एग्जिस्टेंस लगभग हर जगह है, ठीक है। तो आप इस सब्जेक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करके चल नहीं सकते। लेकिन यहां पर कुछ हम लिखवाए हैं, अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला शब्द हमने आपको बताया कि भारत की पवित्र धरती पर ही शास्त्र नामक एक किताब लिखा गया था, बट वो किताब जो लिखा गया था वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया था, आर्यवर्त में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलता है उसके बारे में बताया गया था। ये नहीं था। ये इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से? शुरुआती दौर में ना, इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत सारा दिक्कत समस्याएं थी। वो समस्याएं क्या थी
कि अर्थशास्त्र का अर्थ को लेकर अर्थशास्त्री अर्थात इकोनॉमिक्स प्रयास रहेगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी साथ लेकर चलने का। एकमत नहीं थे। क्यों एकमत नहीं थे? अर्थात सबका विचारधारा अलग अलग था। जैसे साइंस को लेकर के विचारधारा जितना भी साइंटिस्ट है, जितना भी शोध करता है, उनका एक जैसा था, बट अर्थशास्त्र को लेकर के ना विचारधारा में कहीं ना कहीं अंतर थे। वो अंतर क्यों थी, इसके पीछे का भी कारण है। लेकिन जो भी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को लेकर कुछ बोले, कुछ समझाए, उनके पीछे का लॉजिक है, उनके पीछे का कारण, बिना लॉजिक बिना कारण के ही बयानबाजी नहीं कर दी। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, सिंपल सा अर्थशास्त्री का मतलब वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का जानकार हो, अंग्रेजी में जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, उनका एकमत नहीं था। एकमत अर्थात सबका विचारधारा, सबका थिंकिंग अलग अलग था। अर्थशास्त्रियों को अलग अलग रूप में परिभाषाओं को मुख्यतः निम्न 4 वर्गों में बांटा गया। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है, वैसा पॉइंट ले रहे हैं जो एकदम वीवीआई टॉपिक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया। एक व्यक्ति एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि इनको पिता कहा जाता है अर्थशास्त्र का। इन्होंने अपने पूरे के पूरे डिफिनेशन को ना एक चीज पर ही फोकस कर दिया कि भैया अर्थ इसलिए हम कमाते हैं, अर्थ मतलब धन, ठीक है, वेल्थ, क्योंकि धन जहां है वही इकोनॉमिक्स है, इनका स्टेटमेंट। और इनके साथ कुछ इनके अनुयायी थे, इनके कुछ फॉलोअर्स थे जो इनके स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट किए और कहें कि नहीं, जो एडम स्मिथ कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। तो एक पॉइंट वाला बात है कि धन संबंधी परिभाषा देने वाले जो व्यक्ति थे, जो अर्थशास्त्री थे, वो कौन थे? तो एडम स्मिथ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एडम स्मिथ, वकार, सीनियर और मिल, ये कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एक्चुअल कहा कि अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, धन का विज्ञान। जहां हम धन संबंधी बात करेंगे वहां एक्चुअल अर्थशास्त्र है, सिंपल सा बात। दूसरा आता है कल्याण संबंधी परिभाषा, यानी इस जो अंग्रेजी वाले बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन देने वाले इकोनॉमिस्ट कौन थे? तो मार्शल, एक आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स के इनको फादर भी कहा जा सकता है, पीगू कैनन। मार्शल के साथ पीगू एक अर्थशास्त्री का नाम है, कैनन एक अर्थशास्त्री का नाम है। ये लोग आपस में मिलकर, ये लोगों का जो स्टेटमेंट है, पीगू का, कैनन का, इन लोगों के द्वारा कहा गया कि मार्शल कहीं ना कहीं सही बोल रहा है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में होगा, सर कल्याण का तात्पर्य क्या? देखिए, एक्चुअल वेलफेयर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हॉस्पिटल, सरकार हॉस्पिटल बना रही है, सरकार रोड बना रही है, सरकार नालियां बना रही है, सरकारी स्कूल कॉलेज खोली जा रही है, ये एक्चुअल क्या है? कल्याण। तो मार्शल अपने स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं, इस स्टेटमेंट को भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि मार्शल के द्वारा जो कहा गया कि एक्चुअल अर्थशास्त्र क्या है, कल्याण संबंधी। कल्याण कहने का मतलब कि एक्चुअल पूरा का पूरा देश, जैसे हमारा देश भारत या कोई अन्य देश, धन क्यों कमाता है? जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। मनुष्य का कल्याण करने का मतलब एक देश का कल्याण। देश का कल्याण तब होगा जब देश के पास ठीक ठाक धन होगा, अर्थ होगा। तो एडम स्मिथ कहा जहां धन है वहां इकोनॉमिक्स है, और मार्शल कहा कि भैया धन वहां है जहां मनुष्य का कल्याण हो सके। एक्चुअल धन क्यों कमाते? यदि मनुष्य के कल्याण ही ना हो सके, हमारा और आपका कल्याण ना हो सके, सोशल वेलफेयर ना हो सके, तो फिर धन कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो मार्शल का भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं लॉजिकली स्टेटमेंट है, लेकिन मार्शल के साथ पीगू, कैनन, ये सब आपस में मिले और कहे कि नहीं, मार्शल जो स्टेटमेंट दे रहा है, वेलफेयर ओरिएंटेड जो डिफिनेशन है वो सही है। उसके बाद एक अर्थशास्त्री आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, रॉबिन्स, और इनके द्वारा बोला जाता है कि नहीं, ना धन ना कल्याण, बल्कि अर्थशास्त्र जहां पर दुर्लभता है। सवाल उठता है, सर दुर्लभता का मतलब होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ये आपका वीवीआई पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए। स्कार्सिटी का मतलब क्या? तो वैसी स्थिति जहां पर डिमांड बहुत अत्यधिक हो सप्लाई के रिस्पेक्ट में, उस जगह को हम कहते हैं स्कार्सिटी। तो रॉबिन्स का कि जहां पर ये सिचुएशन क्रिएट होता है, हम लोग वहां इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और बात सही है कहीं ना कहीं, इनका भी लॉजिक सही है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान एडम स्मिथ कहते हैं, मार्शल कल्याण का विज्ञान कहते हैं। तो वही रॉबिन्स और उनके अनुयायी, उनके समर्थन, उनके साथ बोलने वाले विक्सटेड, इनके द्वारा कहा गया नहीं,
जहां पर भी दुर्लभता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। दुर्लभता संबंधी समस्याएं कहने का मतलब कुछ वस्तु है, जैसे धन, धन ही एक दुर्लभ साधन है। धन, धन का डिमांड तो सब करता है, सबको चाहिए धन एक्चुअल, लेकिन धन का जो सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, समय, समय सबको चाहिए बट समय का जो सप्लाई है बहुत ही लिमिटेड है। तो उसी प्रकार इसी स्टेटमेंट को कोट करके दुर्लभ रॉबिन्स कहते हैं कि जहां दुर्लभता है, ठीक है, जहां स्कार्सिटी का सिचुएशन क्रिएट होता है, वहीं पर अर्थशास्त्र का जन्म हो जाता है। यानी जो व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे संसाधन कम है, आपको अच्छे से पता है कि भैया धरती पर संसाधन कम है, संसाधन कम है, आवश्यकताएं असीमित है, धन कम है, आवश्यकता असीमित है। तो रॉबिन्स इसी स्टेटमेंट को पढ़ता कहता है कि जब संसाधन कम है, जब धन कम हो, उस समय मनुष्य, दुर्लभ स्थिति में मनुष्य किस प्रकार से उस चीज से लड़ता है, उस चीज को झेलता है, उस चीज से झेल करके निकलता है, उस समय के स्टडी को एक्चुअल कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहां पर रॉबिन्स कहते हैं कि दुर्लभ स्थिति में आप किस प्रकार से, स्कार्सिटी कंडीशन में आप किस प्रकार से समस्याओं से लड़कर, समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ते हो, उस समय के स्टेटमेंट को हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो रॉबिन्स का जो विचारधारा था वो भी कहीं ना कहीं सही था। एक व्यक्ति आता है सैमुअल्सन, जो ऊपर दिए गए तीनों विचारधाराओं को समझता है, समझ करके बोलता है कि धन आएगा, मनुष्य का कल्याण होगा, दुर्लभता की स्थिति को समझा जाएगा, तो मनुष्य का जाकर के क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। उस देश में विकास होगा जिस देश में धन, उस देश में विकास होगा जिस देश में कल्याण की बात की जाएगी, मनुष्यों का, वहां का ह्यूमन का वेलफेयर की बात की जाएगी, वहां पर एक्चुअल हम बात कर सकते हैं कि उस जगह पर क्या होगा, विकास हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। तो सैमुअल्सन का एक अपना स्टेटमेंट था कि जहां पर भी डेवलपमेंट का बात हो, डेवलपमेंट रिलेटेड बात हो, एक्चुअल वहां पर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चार इंपॉर्टेंट टर्म, चार अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो चार भाग में बांटा गया है, वो क्या क्या है। पहला, धन संबंधी परिभाषा देने वाले, आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा तो एडम स्मिथ, ऑप्शन में एडम स्मिथ रहेगा तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन में देखना है वकार है, सीनियर है, मिल है। यदि मिल है तो टिक लगा देना है, सीनियर है तो टिक आउट करना है, वकार है टिक आउट करना है, एडम स्मिथ रहेगा तो टिक आउट करना है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। मार्शल बहुत अच्छे शब्द को क्वाट किए, कल्याण, कल्याण शब्द को फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कल्याण कहने का मतलब जैसे स्कूल बन रहा है, कॉलेजेस बन रहा है, दिस आर कॉल्ड वेलफेयर। तो मार्शल, सरकारी, सरकार के द्वारा यदि हम लोगों को सुविधा मिलता है जो, तो मार्शल यदि ऑप्शन में रहेगा तो टिक आउट करना है, पीगू टिक आउट करना है, कैनन टिक आउट करना है। कल्याण संबंधी परिभाषा देने वाले ये तीन अर्थशास्त्री थे, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है। स्कार्सिटी का मतलब ये भी आपसे पूछा जाता है, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जहां डिमांड बहुत अत्यधिक हो बट उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई बहुत ही कम हो, वैसे कंडीशन को कहते हैं स्कार्सिटी। स्केयर रिसोर्स, जैसे संसाधन बहुत सारे स्केयर्स है। तो रॉबिन्स कहता है कि उस स्थिति में, जिस स्थिति में दुर्लभता का कंडीशन हो, डिमांड बहुत अत्यधिक हो, सप्लाई बहुत ही कम हो, उस कंडीशन से कैसे लड़ा जाए, उस कंडीशन से कैसे निकला जाए, वहां पर जो स्टडी होता है एक्चुअल उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। सैमुअल्सन कहते हैं कि नहीं भैया, धन संबंधी परिभाषा, यदि धन आएगा तो विकास होगा, कल्याण होगा तो विकास होगा, दुर्लभता के इस कंडीशन को हम यदि फेस करके आगे बढ़ जाते हैं तो विकास होगा। तो विकास संबंधी परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे सैमुअल्सन। आइए कुछ एक क्वोटेशन, उस क्वार्टर को समझते हैं, क्या लिखा है। एडम स्मिथ ने 1776 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा दिमाग में, 1776 में इनके द्वारा एक बुक पब्लिश हुआ। 1776 के पहले भी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता था, बट कहा जाता है ना कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जब सर्वप्रथम किसी चीज को बताए तो एक्चुअल उसी को हम लोग फादर मान लेते हैं, पिता मान लेते हैं। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखा, उस बुक का नाम आपको VVI याद कर लेना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एग्जामिनेशन में ये पूरा बुक दे सकता है या तो सिर्फ ये पार्ट दे सकता है, ध्यान रखना, या तो सिर्फ ये पार्ट दे सकता है। ये पार्ट मतलब वेल्थ ऑफ नेशन बुक किनके द्वारा लिखा गया, एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ के द्वारा। कब लिखा गया, 1776 में, दैट मींस 1776 में पब्लिश हुआ। एडम स्मिथ को इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। इसमें एक्चुअल क्या है ना, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, आम आदमी को यह बताया गया कि एक्चुअल अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में क्या चीज पढ़ते हैं, आज का मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है, उन चीजों से हम लोगों को रूबरू करवाया गया। एडम स्मिथ के अनुसार, अभी हम तुरंत यहां बताएं, धीरे धीरे उसका कल्याण, इसका भी एक स्टेटमेंट आएगा, इसका भी सबका आएगा।
इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट को झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूछता है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, तो आपसे पूछेगा साइंस ऑफ वेल्थ डिफिनेशन किनके द्वारा दिया गया, या हिंदी वाले बच्चे धन का विज्ञान का स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया, तो ये इसके जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ यहां समझा चुके हैं आपको कि धन पर ज्यादा फोकस हुए थे, जहां पर वेल्थ है वहां एक्चुअल इकोनॉमिक्स है, इनके द्वारा ये कहा गया। इनके अनुयायी अर्थात इनके स्टेटमेंट को मानने वाले, इनके स्टेटमेंट में हाँ में हाँ मिलाने वाले जेबी से वकार, ये दोनों भी कहें कि नहीं एडम स्मिथ बाबा के द्वारा यदि बताया जा रहा है कि धन का विज्ञान को एक्चुअल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो जेबी से भी कहे कि नहीं एडम स्मिथ का स्टेटमेंट सही है। वकार के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया कि एडम स्मिथ के द्वारा बोला गया जो कथन है वो सही है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें आपको बताने का प्रयास था। ये इंट्रोडक्शन वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिख जाएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको याद करना ही है, धन संबंधी परिभाषा कौन दिया, कल्याण संबंधी परिभाषा कौन दिया, दुर्लभता संबंधी परिभाषा कौन दिया, विकास संबंधी परिभाषा कौन दिया। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा जो बुक था वो कब आया, उस बुक का नाम क्या था, एडम स्मिथ का क्वाटेशन क्या था। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमने आपको पढ़ाया। इस वीडियो को कोशिश कीजिए थोड़ा दोस्तों तक शेयर करने का। नेक्स्ट वीडियो इसी से एमसीक्यू आएगा, दैट्स मीन जो पढ़ाया गया ना इसी से रिलेटेड एमसीक्यू, एग्जामिनेशन में किस प्रकार से एमसीक्यू पूछा जाएगा ये आएगा। बस आज के लिए इतना ही। यदि इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसको उतार लीजिए।